लोकसभा चुनाव होने के बाद देश में कोई चर्चा का विषय है तो वो है महाराष्ट्र का चुनाव। और इस चुनाव में अगर सभी की नज़रें टिकी है तो वो है गढ़चिरौली जिले के अहेरी विधानसभा सीट की ओर, क्योंकि यहाँ के विधायक राज्य के फूड एंड ड्रग मामलों के मंत्री धर्मराव बाबा आतराम को इस बार अपनी ही बेटी भाग्यश्री आतराम से चुनौती मिल रही है। लेकिन इस बात को स्वीकार करते हुए धर्मराव बाबा आतराम ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए इतने सालों में जो योगदान दिया है उसे देखते हुए जनता उन्हें ही चुनेगी। वहीं बात की जाए धर्मराव बाबा के राजनीतिक जीवन की तो उन्होंने इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में की थी, फिर पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के रूप में भी भूमिका निभाते हुए वर्ष 1990 में पहली बार विधायक बने। वर्ष 1991 में उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा जब उन्हें माओवादियों ने अपहरण कर लिया और 17 दिनों बाद रिहा किया। कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले धर्मराव बाबा आतराम ने बाद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, फिर राष्ट्रवादी पार्टी के साथ काम किया। लेकिन जब अजित पवार शरद पवार से अलग हुए तो धर्मराव बाबा उनके साथ गए और कैबिनेट मंत्री बने। अगर इस क्षेत्र से उनकी फिर से जीत होती है तो इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाने का दावा धर्मराव बाबा आतराम कर रहे हैं। ऐसे ही सभी मुद्दों पर हमने धर्मराव बाबा आतराम से विशेष बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। अभी हम अहेरी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर राज्य के ड्रग्स एंड फूड मिनिस्टर धर्मराव बाबा जी आतराम हैं। वो यहाँ प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, इस क्षेत्र में आप प्रचार कर रहे हैं तो कैसा रिस्पांस है लोगों का? लोगों का यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा उत्साह है, रिस्पांस अच्छा है और बहुत सारा काम ये 5 साल में हम जो कोई आश्वासन दिए थे उसमें से कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए होंगे, परंतु लोगों में इस सरकार के प्रति महायुति का जो प्रशासन है उसके बारे में काफ़ी अच्छा लोगों का उत्साह है और मुझे लगता है कि महायुति का सरकार यहाँ महाराष्ट्र में आएगी। इस चुनाव में आपको किस तरह की चुनौतियाँ देखने को मिल रही है? यहाँ पर तो चुनौतियाँ हैं, जहाँ की एक तरफ हमारे भतीजा खड़े हैं, दूसरी तरफ मेरी लड़की खड़ी है खुद, और उस दृष्टिकोण से काफ़ी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कुछ कनेक्टिविटी मेरा कम हो गया था। बेटी उधर काम करने की वजह से उसका फ़ायदा उन्होंने लिया है हरकत ने। मैं रोज़ करीब 15-20 सभा गाँव में जाता हूँ और लोगों से संपर्क प्रत्यक्ष में कर रहा हूँ। 2 गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार आना कितना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है। हम तो आएंगे, सरकार महायुति का ही आने वाला है। और जो कैलकुलेशन जो हमारे विरोधी लोग कर रहे हैं कि जो लोकसभा में जो हुआ वो आज परिस्थिति वैसा नहीं है, क्योंकि आज परिस्थिति अलग है। क्योंकि हमने जो योजनाएं हमारे काश्तकारों के लिए बनाए, लड़का भाव के लिए बनाए, लड़का शेतकरी के लिए बनाए, लड़की बहनों के लिए हमने बनाया, वो कुछ उसमें काफ़ी लोग हमारे तरफ मतदान करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस क्षेत्र में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनका हल अभी भी नहीं हुआ है, जिन पर आप फोकस करेंगे? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी 4 मुद्दों के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि जो हम देखते हैं कि सिंचाई का कुछ व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी सालों से नहीं हुआ है। सिंचाई का व्यवस्था कहीं कहीं लिफ्ट इरिगेशन हमको अगर ज़रूरत पड़े बनाना पड़ेगा, जहाँ तालाब बना सकते तालाब बनाना पड़ेगा, जहाँ हमको जल संधारण के माध्यम से बंधारे बना सकते वो बनाना पड़ेगा। ये महत्व का सिंचाई का विषय है। एजुकेशन में कुछ हमको प्रगति करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जहाँ कि हम देखते हैं कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और वो हिसाब से हमको यहाँ पे पढ़ाई के दृष्टिकोण से इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा जो है आरोग्य, जिसमें कि हेल्थ, तो हेल्थ के कुछ व्यवस्था हम यहाँ कर सके। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर आ सकते हैं तो उनको प्रोत्साहित कर यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल लाने का काम मुझे करना पड़ेगा। और चौथा जो मुद्दा है कि रोज़गार है, जो रोज़गार एक पहाड़ से अभी एक फैक्ट्री का काम शुरू है कोनसरी में, जिसके माध्यम से 15 से 20 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। और वो फैक्ट्री कोनसरी में रहने की वजह से इस क्षेत्र के लोगों को भी नौकरी मिल सकता है। और एक बार वो पूरा फैक्ट्री शुरू हो गया तो कम से कम हमारे इस क्षेत्र के 2-4 हज़ार लोगों को हम लगा सकते हैं, और वो जल्दी ही वो फैक्ट्री पूरा हो जाएगा। दूसरा जो है कि हमने जो वहाँ पे भूमि पूजन जो किया गया, 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए थे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, और मैं भी था।
तो मेरा खुद का ज़मीन वहाँ 250 एकड़ ज़मीन मैंने दिया है, करीब करीब 500 एकड़ लोगों ने दिया, तो 750 एकड़ में वहाँ पे भी 10,000 करोड़ का वहाँ पे एक कारखाना बनने जा रहा है हमारे गांव में वडलापेट में। और सिरोंचा में खास करके चुनखड़ी पत्थर है, सिरोंचा क्षेत्र में एक इंडस्ट्री यहाँ लाने का जो काम में प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर फैक्ट्री हो जाता है तो कम से कम यहाँ पे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला पार्टी तैयार है। ज़मीन कम मैं देख रहा हूँ, ज़मीन अगर 5,000 एकड़ हमको मिलती है तो हम उन लोगों को भी यहाँ पे क्षेत्र के सिरोंचा क्षेत्र के लोगों को, नवयुवकों को मैं कहीं ना कहीं काम दे सकूँगा, ताकि अभी क्या है खेती के भरोसे कोई हमारा चलता नहीं। अभी हमको क्या है, बच्चे लोगों को अभी नया इसमें उन लोगों को अगर कुछ आवक हो जावे तो कुछ फ़ायदा होगा। तो इस दृष्टिकोण से लोगों का देखने का दृष्टिकोण यहाँ पे अभी हर जगह लोगों को काम मिल रहा है, हमारे इस ज़िले में काम नहीं मिल रहा है। तो एक क्रांति मेरे को इस ज़िले के अंदर करना है। माइनिंग हब यहाँ पे मैं तैयार करने जा रहा हूँ, सीमेंट का और माइनिंग से सीमेंट भी निकलेगा और सीमेंट का पत्थर और लोहे का पत्थर ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ निकाल कर JSW के माध्यम से भी यहाँ पे 1 लाख करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। और उसी प्रकार अदानी जी के तरफ से भी यहाँ पे 1 लाख करोड़ का यहाँ पे वो फैक्ट्री डालने जा रहे हैं। तो वो दोनों अगर फैक्ट्री हो जाते हैं 5 साल के अंदर तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। इस क्षेत्र को माओवाद प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। तो पहले जो स्थिति थी, अभी की जो स्थिति है, उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, अभी 40 साल पहले का जो सिरोंचा था तालुका और आज के तालुके में 40 साल के बाद कुछ तो फ़र्क होगा ही, क्योंकि फ़र्क तो दिखेगा ही ना कहीं ना कहीं। और जब ये गोदावरी का पुल बन गया, वो प्राणहिता पे पुल बन गया, इंद्रावती पे पुल बन गया, यानी पूरे कनेक्टिविटी चार राज्यों के 4 स्टेट के जो राज्य जो अपने स्टेट्स कांटेक्ट इसमें आ गए, तो आवक जावक बढ़ गया, ट्रक चलने लगे तो ऑटोमेटिकली उसने कम्युनिकेशन बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली विकास होता ही है। तो वो काफ़ी तादाद में विकास हो गया है। और एक बार ये सब पूरा रोड वगैरह सब बन जाएंगे कनेक्टिविटी, और टावर लाइन का भी काफ़ी यहाँ पे 465 टावर लाइन हमने मंजूर किया, जिसके माध्यम से कनेक्टिविटी अब कम से कम 80% टावर लग चुके हैं। यानी जियो के हो या BSNL के हो, एयरटेल के टावर्स, ये सब अपने इस ज़िले के अंदर बहुत सारे लगे हैं। और ज़रूर और वो पढ़ाई के लिए भी काम में आएगा। अगर टावर अगर नेट होता है तो बच्चे पढ़ सकते, तो ये भी व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है। तो बहुत फ़र्क दिखेगा आगे चलकर। जी, विश्व रक्षक से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।